नमस्कार दोस्तों। तो अब अपन रिवीजन करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का। पहले हमने पढ़ा था कि जीएसटी कब लगेगा, सप्लाई पे। बट अब सप्लाई को किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मान लिया जाए कि सप्लाई कंप्लीट हो गई, मेरी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आ गई। तो अब देखो, ट्रांजेक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, इन्वॉइसिंग भी हो रही है तो डेट ऑफ इन्वॉइस भी होती है, पेमेंट भी होती है, गुड्स भी रिसीव होते हैं, सर्विस भी रिसीव होती हैं। तो ऐसे केस में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये मान लें कि सप्लाई हो गई और जीएसटी पे करना है, तो ये डिसाइड करने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब इस चैप्टर में टाइम ऑफ सप्लाई हम गुड्स के लिए सेपरेटली पढ़ेंगे, सर्विसेज के लिए सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन गुड्स की बात कर लेते हैं। तो गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है सेक्शन 12। अब सप्लाई दो तरीके से हो सकती है, या तो जीएसटी की लायबिलिटी दो तरीके से होगी, या तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में होगा। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करता है? रेसिपिएंट। तो अपन सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज में देखते हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बोला गया है कि या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। तो या तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू कर दिया, या फिर जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31। तो इनमें से जो भी पहले वाली डेट है उस दिन हम ये मान लेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31, और जिस दिन आपने एक्चुअल में इनवॉइस इशू किया, दोनों में से जो अर्लियर वाला है ना, उसको हम मान लेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 बताता है कि कब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो पहले ये भी जान लेते हैं कि इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द सप्लाई, जैसे मैंने किसी दुकानदार से लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप दुकानदार मेरे घर पे छोड़ के जा रहा है, तो वहां पे लैपटॉप का मूवमेंट हो रहा है। अगर गुड्स का मूवमेंट इंक्लूड है, तो जिस दिन दुकानदार के यहां से वो माल निकला, उस दिन ही इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन वो माल वहां से दुकानदार के यहां से निकला, उस दिन या उस दिन से पहले ही आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। और अगर मान लो रिमूवल ऑफ गुड्स नहीं, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, मान लो दुकानदार वहीं पे आपको लैपटॉप देगा, तो जिस दिन आपको दुकानदार ने लैपटॉप अवेलेबल करा दिया, दुकानदार ने बोल दिया कि ये पड़ा लैपटॉप आप यहां से ले जाओ, तो जिस दिन आपको अवेलेबल करा दिए गुड्स, उस दिन क्या हो जाएगा? आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा उस दिन से पहले। तो क्या कंक्लूजन निकला? अगर तो गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो जिस दिन वो गुड्स रिमूव किए जाएंगे या फिर दुकानदार के यहां से निकाल दिए जाएंगे, उस दिन या उस दिन से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जिस दिन वो गुड्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं, उस दिन या उस दिन से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 31। अब हो सकता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जब बड़े शहरों में जो गैस आती है वो पाइपलाइन के थ्रू आती है, ना कि सिलेंडर के। तो जब पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है, तो पाइपलाइन से वो कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है गैस, ठीक है। तो उसमें हम हर टाइम पे इनवॉइस कंटिन्यूसली इशू नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में जिसने बोल दिया कि जिस दिन आपका अब क्या होता है, ऐसे गैस अगर कंटिन्यूसली आ रही है, तो अब क्या होता है, मंथ के एंड में एक स्टेटमेंट इशू होता है। मंथ के एंड में या 15 डेज पे या 2 मंथ पे जो भी रहता है, तो उस पे एक स्टेटमेंट इशू होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने XX kg गैस यूटिलाइज करी है एट द रेट ऑफ 25 रुपीज, और ये आपका अमाउंट आ रहा है। तो जो अमाउंट आया, ये एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू होता है। काइंड ऑफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वैसे गैस का बिल आता है। तो जिस दिन ये पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू हुआ, या फिर जिस दिन आपको इसकी पेमेंट हुई, दोनों में से जो भी पहले होगा ना, उस दिन से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। एदर तो इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आता है, या फिर आपको इसके लिए जो पेमेंट रिसीव हुई, उन दोनों में से जो भी पहले हुआ, उस दिन या उस दिन से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर बात आती है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। कई बार गुड्स के सेल इस प्रकार से किए जाते हैं कि या तो आप इस गुड्स की सेल कर देना, अगर सेल नहीं हो पाए तो रिटर्न कर देना। तो मतलब ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को गुड्स भेजे 1000 नंबर्स, तो उसको मिस्टर एक्स को बोला कि अगर ये गुड्स सेल हो गए तो बढ़िया बात है, अगर नहीं सेल हुआ तो आप मेरे को रिटर्न कर देना। तो मतलब यहाँ पे सेल तो हुई नहीं है अभी तक, तो सिर्फ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजे हैं। तो ऐसे केस में जिस दिन ए लिमिटेड ने ये गुड्स भेजे, मतलब आपने जिस दिन गुड्स भेजे उसके 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स, और बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर एक्चुअल में मिस्टर एक्स ने उसको सेल कर दिया, इन दोनों में से जो भी पहले होगा, उस दिन आपका क्या हो जाएगा? उस दिन या उस दिन से पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। किस दिन? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स
और बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एक्चुअल में मिस्टर एक्स ने सप्लाई कर दिए या सेल कर दिए, उस दिन दोनों में से जो भी पहले डेट हो जाएगी उस दिन से पहले या उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा एज पर सेक्शन 31। तो अब अपन ने सेक्शन 31 में पढ़ा कि कब इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो जिस दिन आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए एज पर सेक्शन 31 और जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, दोनों में से जो भी पहले होगा उस दिन आपका ये मान लिया जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। लेट्स से मेरे को 1 अक्टूबर को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, ड्यू डेट थी एज पर सेक्शन 31, मैंने इनवॉइस इशू किया 3 अक्टूबर को, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 1 अक्टूबर। अब अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया था 20 सितंबर को ही, इशू कब तक हो जाना चाहिए 1 अक्टूबर तक, तो ठीक है मैं 20 सितंबर को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लूंगा, तो विच एवर इज अर्लियर। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब ऐसे ही होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की, रेसिपेंट की। तो हम जो भी पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे वो रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो रेसिपेंट को क्या क्या पॉइंट्स होंगे, रेसिपेंट को रिसीट होगा गुड्स का, तो जिस दिन उसको गुड्स रिसीव हुए वो डेट, या फिर उसके बाद रेसिपेंट पेमेंट करेगा तो जिस दिन उसने पेमेंट करी, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, जीएसटी पे करने का, रेसिपेंट का। तो जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उसके 31 डेज दे दिए कि आप 31 डेज में टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, 31st डेज को अपना टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, तीनों में से जो भी चीज पहले हो जाएगी उस दिन आपको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, उस दिन आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। अब डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, तो देखो पूरे चैप्टर में मैं जहां भी वर्ड यूज करूंगा डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, दैट मीन्स जिस दिन या तो रेसिपेंट ने अपने बुक्स में एंट्री कर ली कि पेमेंट कर दिया, या फिर उसके बैंक में डेबिट हो गया, ठीक है, या तो उसके बैंक में डेबिट हो गया या फिर उसने अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर ली, विच एवर इज अर्लियर। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पे मैं बात कर रहा हूं डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट की। और पूरे चैप्टर में जब मैं बात करूंगा डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट की, तो रिसीविंग पेमेंट वाला डेट क्या होगा, या तो सप्लायर के बुक्स में क्रेडिट हो गया या फिर सप्लायर ने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, क्योंकि पेमेंट कौन रिसीव करता है, सप्लायर। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो या तो सप्लायर ने अपने बुक्स में एंट्री कर दी या फिर उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर विल बी डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट। और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या होगा, जिस दिन या तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया या फिर उसने बुक्स में एंट्री कर दी, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अपन ने क्या समझा, डेट ऑफ रिसीविंग गुड्स, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसका भी अपन एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। मान लीजिए 1 नवंबर को मेरे को गुड्स रिसीव हो गए, 1 अक्टूबर को मैंने इनवॉइस इशू हो गया था और 10 नवंबर को मेरा पेमेंट हो गया। तो अब चूंकि मेरा गुड्स कब रिसीव हुआ है 1 नवंबर को और मेरा पेमेंट कब हुआ है 10 नवंबर को, तो अब मेरा 31st डे फ्रॉम 1 अक्टूबर कितने तारीख को आ रहा है, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 10 नवंबर, सबसे पहले कौन सा है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो क्या देखना है, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन आपने पेमेंट किया और जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, इनवॉइस इशू होने के 31st डे, तीनों डेट्स में से जो अर्लियर वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और यहां पे ये डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट है, ना कि डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट, क्योंकि हम रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। रेसिपिएंट पेमेंट करता है, तो पेमेंट करता है तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये तो था गुड्स के केस में अपन ने पढ़ा। अब गुड्स के केस में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता। अगर आप किसी से गुड्स परचेज करने जा रहे हो और आपने उसको एडवांस दे दिया और अभी तक गुड्स रिमूव नहीं हुए या फिर गुड्स का कुछ भी नहीं हुआ, आपने सप्लाई नहीं हुई, जस्ट आपने एडवांस दिया है, तो एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता। बट जब हम सर्विसेज के केस में आएंगे तो सर्विसेज के केस में जब आप एडवांस दोगे सर्विसेज के लिए तो उस पर जीएसटी लगेगा, एडवांस में देना पड़ेगा। बट गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए, तो उसके बाद अपन करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज।
ठीक है, जिसको हैंडल कौन करेगा, सेक्शन 13। तो सेक्शन इसमें भी दो चीजें होंगी, या तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में किया है या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करता है, सप्लायर, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट। तो इसमें सबसे पहले अपन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म करते हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो सर्विसेज का बिल है, इनवॉइस है, वो टाइमली रेज हो गया कि नहीं हो गया। अब टाइमली कैसे पता लगेगा, सेक्शन 31 बताता है कि कितने टाइम में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुआ कि नहीं हुआ, ये सबसे पहले अपने को डिटरमाइन करना है। अगर तो इनवॉइस टाइमली इशू हो गया, यस बॉस, टाइमली इशू हो गया, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपका इनवॉइस इशू हुआ, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, या फिर जिस दिन आपको पैसा आया, उन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, इन केस इनवॉइस टाइमली इशू हो जाता है। अब मान लो आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया, तो ऐसे केस में जिस दिन आपने सर्विसेज दी और जिस दिन आपको पैसा रिसीव हुआ, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ये अपन सेक्शन 31 में देख लेते हैं। तो सेक्शन 31 बोलता है कि आपका इनवॉइस बिफोर और विद इन 30 डेज, मतलब आप जब सर्विसेज दे दोगे तो सर्विसेज देने के 30 दिन के अंदर अंदर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर आपने 1 जनवरी को सर्विसेज दी है, तो आपका 31 जन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और यही अगर बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कोई सर्विसेज दी है, तो ऐसे केस में उनको 30 डेज की जगह कितने टाइम दिया है, 45 डेज। तो 45 डेज में आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। अब बैंकिंग, इन सब के केस में एक और दिया गया है इनको पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, कि मान लीजिए बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक की ब्रांच ए है, ब्रांच बी है। अगर इन्होंने आपस में कोई ट्रांजैक्शन करी है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस क्वार्टर में ये ट्रांजैक्शन हुई है उस क्वार्टर के एंड तक आप इनवॉइस रेज कर सकते हो। मतलब अगर नॉर्मल केस में आप 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर सकते हो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस और एनबीएफसी के केस में 45 डेज के अंदर अंदर आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। और अगर बैंक ने किसी बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी ने अगर विद इन डिस्टिंक्ट पर्सन उनका कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो जिस क्वार्टर में वो ट्रांजैक्शन हुआ है उस क्वार्टर के लास्ट डे तक आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस इशू कर सकते हो। ये तो बात हो गई। अब इसमें भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस आता है। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस का भी इशू हो जाना चाहिए, तो ये हम पढ़ते हैं। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे हो सकती है, मान लो मैंने डिश एंटीना लगवाया, मैंने घर पे डिश लगवाई, उसका मैं पैसा देता हूं मंथली 500 रुपीज। तो ऐसे केस में अगर मान लो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोल रखा है कि मैं हर महीने की 30 तारीख को, हर महीने की 30th को मैं क्या करूंगा, आपको पैसा दे दूंगा। तो पेमेंट करने की अगर ड्यू डेट क्लियर विजिबल है, अगर ड्यू डेट पता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उससे पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट पेमेंट नहीं दी हुई है, तो अपन जिस दिन उसका एक्चुअल पेमेंट हुआ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको एक्चुअल में उसका पेमेंट रिसीव हुआ, वो वाली डेट क्या हो जाएगी आपकी, उस डेट से पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अब मान लो ये भी नहीं है, अब मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट है आपका माइलस्टोन बेसिस पे, मान लीजिए कि आपका माइलस्टोन बेसिस पे 25% कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया। तो जिस दिन वो माइलस्टोन कंप्लीट होगा, जैसे बोल रखा है कि आपका 25% अगर काम कंप्लीट हो गया तो 10 लाख रुपए हो गया, 50% काम कंप्लीट होते ही 20 लाख, तो वो 10 लाख और 20 लाख के लिए रिस्पेक्टिवली जो माइलस्टोन्स हैं, वो माइलस्टोन कंप्लीट होने से पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मतलब अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्लियर है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अगर ड्यू डेट क्लियर नहीं है तो जिस दिन आपका पेमेंट एक्चुअल में रिसीव हुआ है उस दिन, या फिर अगर कोई माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट है तो जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा माइलस्टोन, उस दिन से पहले या उस दिन पे आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब इसमें एक और केस आता है, मान लो मैं हर 30 तारीख को डिश एंटीना का 500 रुपये पेमेंट करता था। अब मेरे को एक दिन 15 जून को मेरा क्या हुआ कि मेरा मन कर गया कि यार मेरे को डिश एंटीना हटवाना है, तो मैंने उसको बोला कि 15 जून को हटा के ले जाओ, तो वो डिश एंटीना 15 जून को हटा के ले गया। तो इन केस
कंटिन्यूस सप्लाईज जो ऑफ सर्विस है अगर बीच में सीज हो जाती है, अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बीच में सीज हो जाती है, तो जिस दिन वो सीज हो गई ना, उस दिन तक का आपको बिल रेज हो जाना चाहिए उसी दिन। मतलब इफ सप्लाई ऑफ सर्विस सीज्ड बिफोर कंप्लीशन, कंप्लीशन से पहले ही वो सीज हो गई, तो रेज करना पड़ेगा इनवॉइस बिफोर सब्सिडेशन। अब 15 दिन का जो भी 250 रुपए का पेमेंट है, इसके लिए आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बिफोर एंड ऑन 15th। तो मतलब नॉर्मल अगर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस चल रही है तो अपन ये चीज देखेंगे, और अगर बीच में कहीं सप्लाई रुक गई, कंटिन्यूस सप्लाई, तो जिस दिन रुक गई ना, उसी दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। ये बोलता है सेक्शन 31। अब ये तो हमें पता लग गया कि ड्यू डेट कब होगी। अब ड्यू डेट हो गई तो जिस दिन अगर आपने इनवॉइस उस ड्यू डेट के अंदर अंदर इशू कर दिया, तो बॉस जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होगा, विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब अगर आपने मान लें इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया, तो जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड कराई और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 जनवरी को आपने सर्विसेज प्रोवाइड कराई, आपने इनवॉइस इशू किया 5 फेब को, और पेमेंट हो गई 27 जनवरी को। देखिए अब जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड कराई 1 जनवरी, तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था? सबसे पहले अपन देखेंगे 30 डेज तक, मतलब 31 जन तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। पर इनवॉइस कब इशू हुआ? 5 फरवरी को, मतलब टाइमली इनवॉइस इशू नहीं हुआ। तो जब टाइमली इनवॉइस इशू नहीं होता, तो जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड कराई और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? 1 जनवरी, और पेमेंट किस दिन रिसीव हुई? 27 जनवरी। तो 1 जनवरी आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। अब अगर मान लीजिए इनवॉइस आपका इशू हो जाता 25 जनवरी को, अगर 25 जनवरी को इनवॉइस हो जाता, तो मतलब टाइमली आपने इनवॉइस इशू कर दिया, और टाइमली अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन आपका इनवॉइस इशू हुआ, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कौन सा? 25 जनवरी। 25 जनवरी आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई पेमेंट रिसीव होती है एडवांस में, तो उस पर भी टैक्स लगता है। मैंने बोला था कि प्रोविजन ऑफ सर्विस के केस में एडवांस पे भी जीएसटी लगता है। तो बट यहाँ पे एग्जेम्पशन दे दिया गया, यहाँ पे एग्जेम्पशन दे दिया गया, अगर आपका पेमेंट 1000 रुपीज से कम है, मान लो 1000 रुपीज या 1000 रुपीज से कम का पैसा रिसीव हुआ एज एडवांस, तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप जिस दिन आपको पैसा रिसीव हुआ है उस दिन आप जीएसटी पे कर दें, या फिर जब इसके रिलेटेड इनवॉइस इशू करेंगे तब आप जीएसटी पे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं यार, 1000 रुपए तक अगर आपको कोई एडवांस रिसीव हो रहा है ना, तो उसके लिए आपको तभी के तभी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। एडवांस पे आप या तो एडवांस पे कर दो, कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है, या फिर जिस दिन उसके रिलेटेड आपका इनवॉइस इशू होगा उस दिन आप जीएसटी पे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कब होगा? जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, या फिर जिस दिन आपने सप्लायर की बुक्स में एंट्री कर दी। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम क्या क्या देखेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करता है? रेसिपिएंट। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, किस दिन पेमेंट करी गई है, रेसिपिएंट ने किस दिन पेमेंट करी है। तो पेमेंट का डे क्या होता है? जिस दिन उसके बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, या फिर जिस दिन उसने बुक्स में एंट्री कर दी। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अपन ने जब गुड्स की बात करी थी तो गुड्स में 31st डे था, और सर्विसेज के केस में 61st डे है। इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया उसके 61st डे और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर में आपको क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट अगर ऊपर वाली चीजें आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में एंट्री कर दी, मतलब जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, वो डेट ऑफ एंट्री विल बी टेकन एज दी टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ जी। तो एक और स्पेशल केस आ जाता है कि अगर किसी ने सर्विसेज रिसीव करी है अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से अगर सर्विसेज इंपोर्ट करी है आपने, तो एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है? सबसे पहले ये डिफाइन है इनकम टैक्स एक्ट के ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन में।
तो उसमें एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें 10-12 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जिसमें अगर फॉल होता है तो दैट विल बी एसोसिएट एंटरप्राइज। एसोसिएट मतलब रिलेटेड जैसा, मतलब कंट्रोल है या 26% से ज़्यादा उसमें वोटिंग शेयर है, 10-12 क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो 10-12 क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज होती है। तो इन केस आपने कोई सप्लाई ली है एसोसिएटेड एंटरप्राइज से, आउटसाइड इंडिया है जो, ठीक है, तो ऐसे केस में जिस दिन आपने अपनी बुक्स में एंट्री करी है, किसकी बुक्स में, रेसिपिएंट की बुक्स में, मैं यहाँ इंडिया में हूँ, मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है यूएस से, मैंने यूएस वाली एसोसिएट जो मेरी एंटरप्राइज है उससे कोई सर्विसेज ली हैं, तो जिस दिन मैंने मेरी बुक्स में एंट्री करी और या फिर जिस दिन मैंने पेमेंट कर दी, दोनों में से जो भी पहले होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, या तो मैंने मेरी बुक्स में एंट्री कर दी या फिर मैंने पेमेंट कर दिया, दोनों में से जो भी पहले होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो अब अपन पढ़ते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। तो वो गुड्स में भी वैसे अप्लाई होते हैं, सर्विसेज में वैसे अप्लाई होते हैं, तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि अगर कोई वाउचर इशू करता है, मान लो मैं गया डोमिनोज में, डोमिनोज से मैंने कुछ खरीदा 1000 रुपीज़ का सामान, अब उसमें डोमिनोज ने मेरे को 200 रुपये का वाउचर दे दिया। अब वो वाउचर पे जो 200 रुपये का वाउचर है उस पर मेरे को जीएसटी कब पे करना है, तो उसमें बोला गया है कि जो आपको वाउचर मिला है उस वाउचर से आपको पता है कि आप क्या खरीदने वाले हो, उसके बारे में क्लियर है कि उस वाउचर से क्लियर होता है कि आप क्या खरीद पाओगे। अगर ये आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ वाउचर, तो जब आप वाउचर इशू करोगे तभी आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर आपको नहीं पता है कि आप किस चीज के लिए यूज करोगे, तो आप कब इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, जब आप इसका एक्चुअल में यूज करोगे। मान लो मैं रिलायंस रिटेल में चला जाता, वहां पे मैंने 1000 रुपीज की शॉपिंग करी, उन्होंने मेरे को 200 रुपए का वाउचर दिया, तो अब रिलायंस रिटेल में बहुत सारा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान है, कपड़े भी हैं, सब कुछ है, तो ऐसे केस में मैं क्या खरीदूंगा मुझे नहीं पता फ्यूचर में आके। तो ऐसे केस में जब क्लियर नहीं होता, जब आपको वाउचर इशू किया गया तब उस वाउचर से क्लियर नहीं है कि आप क्या परचेज करोगे, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, जब आप उस वाउचर को रिडीम करोगे। बट अगर वाउचर का क्लियर है, जैसे मैंने डोमिनोज में गया, डोमिनोज वाले ने मेरे को 200 रुपए का वाउचर दिया, तो मेरे को पता है कि मैं इससे डोमिनोज का ही सर्विसेज ले पाऊंगा, तो मेरे को पता है कि मैं रेस्टोरेंट सर्विसेज ही लूंगा, तो ऐसे केस में मेरा जिस दिन वाउचर इशू हुआ उसी दिन मेरा क्या हो जाएगा, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर, तब तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इशू वाउचर, और अगर नहीं है तो जिस दिन आप उस वाउचर को रिडीम करोगे उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इनकेस अपन ने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था कि आप अगर कोई मेन सप्लाई करते हो, उसमें आप पेमेंट करने में लेट हो जाते हो, डिले कर देते हो, तो उसके लिए आपको अगर इंटरेस्ट पे करते हो तो वो भी एक सप्लाई का पार्ट बनता है। तो अब मैंने मान लो 1 जनवरी को मेरी सप्लाई हो गई गुड्स की, अब उसके बाद 2 महीने तक मैंने पेमेंट नहीं किया, अब 2 महीने बाद मेरे पे इंटरेस्ट और लगा दिया सप्लायर ने, तो वो भी सप्लाई का पार्ट है। तो ऐसे केस में वो इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, तो इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, जब जिस दिन वो एडिशन किया गया है, 2 महीने बाद जब सप्लायर एडिशन करेगा वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन केस ऑफ एडिशन वैल्यू सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी एटसेट्रा, तो किस दिन होगा, डे ऑन विच एडिशन इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। ठीक है, अब अगर ऊपर किसी भी केस में कुछ फॉल नहीं हो रहा तो एक रेजिडुअल केसेस कैटेगरी दे दी है कि अगर ऊपर वाले किसी भी केस में फॉल नहीं हो रहा, तो अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हो तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न भी फाइल नहीं करती हो तो जिस दिन आपने जीएसटी पे किया है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मान लो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हो, आपके वहां रेड पड़ गई और आपको कुछ डेटा नहीं मिला, बट अपने को पता है कि यहाँ पे टैक्स चोरी हुई है, तो जिस दिन आपका रिटर्न फाइल होता है उसका जो ड्यू डेट होगा वही हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आप मान लो रिटर्न भी फाइल नहीं करते हो तो जिस दिन आपने जीएसटी उस पर पे करोगे उस दिन को ही क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये तो हमने पढ़ा कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विसेज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है, देखो आप जीएसटी में अगर देखोगे ना, बार बार रेट्स चेंज होती रहती हैं, बार बार रेट्स चेंज होती रहती हैं। अब मान लो टेलीविजन पे पहले रेट थी 12%, बीच में गवर्नमेंट ने कर दी 18%, तो हम अगर मान लो डेट ऑफ पेमेंट जब हुई थी वो तो 18 को हुई थी, जब 18% रेट थी, और डेट ऑफ इनवॉइस कब हो गया था, जब 12% रेट थी। तो अब मैं 12% रेट लूं या 18% रेट लूं, तो इस पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया या फिर गवर्नमेंट ने बताया कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हम यहां पे 3 चीजें देखेंगे, हम यहां पे 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले
सर्विसेज किस दिन सप्लाई हुई है, सेकंड पेमेंट कब रिसीव हुआ है, थर्ड इनवॉइस कब इशू हुआ है। तो तीनों में से अगर मान लो, ये मैं बनाता हूं, यहां पे 1 जून को रेट चेंज हो गई, इससे पहले तो 12% थी, इससे बाद में 18%। अब मान लो इनमें से कोई भी 2 इवेंट रेट चेंज होने से पहले हो जाते हैं तो हम कौन से वाली रेट ले लेंगे, पहले वाली रेट। और अगर इनमें से कोई भी 2 इवेंट टैक्स रेट चेंज होने के बाद वाले पीरियड में होते हैं तो हम कौन सी रेट ले लेंगे, चेंज वाली रेट, मतलब 18%। मतलब हम ये देखेंगे इन 3 इवेंट में से, अब इन तीनों इवेंट की डेट में से अगर कोई 2 इवेंट टैक्स रेट चेंज होने से पहले हुए हैं तो पहले वाली रेट ले लेंगे, और अगर कोई भी 2 इवेंट बाद में हुए हैं तो बाद वाली रेट ले लेंगे। अब रेट तो हमने डिसाइड कर ली कि कौन से ले लेंगे। अब मुझे ये जानना है कि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई वाला डेट क्या होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, डेट कौन सा होगा, ये हम गुड्स एंड सर्विस जिस दिन सप्लाई करी वो तो कभी नहीं लेंगे, वो कभी भी अपना टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, या तो इनवॉइस इशूड वाला डेट होगा या फिर पेमेंट रिसीव्ड वाला इशू होगा। अब देखो, अगर इनवॉइस इशू हुआ और पेमेंट जो रिसीव हुई वो दोनों ही या तो टैक्स रेट चेंज से पहले हुए या टैक्स रेट चेंज के बाद हुए, ठीक है, तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगा। मतलब इनवॉइस भी इशू हुआ और पेमेंट भी जो रिसीव हुई वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले हो गए या फिर दोनों टैक्स रेट चेंज होने के बाद हुए, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, चाहे वो दोनों आफ्टर हुए हों चाहे वो दोनों बिफोर हुए हों। अब मान लो एक इनवॉइस तो इशू हुआ पहले और पेमेंट हुआ बाद में, मतलब इनवॉइस और पेमेंट जो है ना वो एक चीज तो हुई है पेमेंट मतलब टैक्स रेट चेंज होने से पहले, और एक चीज हुई है टैक्स रेट चेंज होने के बाद। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कौन से साइड वाली रेट ले रहे हैं। मान लो यहां पे सर्विसेज सप्लाई हो गई बिफोर, सर्विसेज सप्लाई हो गई टैक्स रेट चेंज होने से पहले। अब पेमेंट और इनवॉइस है ना, इनमें से जो भी चीज पहले हुई है वही क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब सर्विस सप्लाइड के साथ में जो चीज हुई है, पेमेंट रिसीव हुई है चाहे इनवॉइस हुई है, सर्विस सप्लाइड वाली डेट तो अपन कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं लेंगे, बट अगर पेमेंट रिसीव हुई है सर्विस सप्लाइड के साथ में तो पेमेंट वाली डेट, और अगर इनवॉइस इशू हुआ है सर्विसेज के साथ में तो वो इनवॉइस। अब मान लो सर्विसेज सप्लाई हुई है टैक्स रेट चेंज होने के बाद, ठीक है, तो अब टैक्स रेट चेंज होने के बाद अगर पेमेंट रिसीव हुई है तो पेमेंट वाला डेट, और टैक्स रेट चेंज होने के बाद अगर इनवॉइस इशू हुआ है तो इनवॉइस वाला डेट। अब अगर तो इसको इन शॉर्ट अपन समराइज करें तो अगर देखो तीनों चीजें पहले हुई हैं तो पहले वाली रेट लगेगी, तीनों चीजें बाद में हुई हैं तो बाद वाली रेट लगेगी। अगर तीनों में से कोई भी 2 चीजें पहले हुई हैं तो पहले वाली रेट लगेगी, और कोई भी 2 चीजें बाद में हुई हैं तो बाद वाली रेट लगेगी। किससे, चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स से। अब अगर 2 इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले हुए हैं या बाद में हुए हैं, दोनों एक साथ हुए हैं, या तो टैक्स रेट चेंज से पहले हुए हैं टैक्स रेट चेंज के बाद हुए हैं, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर दोनों अलग अलग हुए हैं तो जो चीज गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होने के साथ हुई है, मतलब अगर टैक्स रेट चेंज होने से पहले गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गई तो उसके साथ पेमेंट हो रहा है, इनवॉइस हो रहा है, जो भी डेट होगा इनवॉइस या पेमेंट का, वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ऐसे में हम टैक्स रेट क्या यूज करेंगे और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, हमने डिटरमाइन किया। अब उसके बाद डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होगा, या तो जिस दिन आपने सप्लायर ने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी या फिर उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बट यहां पे एक स्पेशल केस आया, उन्होंने बोला, यहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नॉर्मली हम जिस दिन हमारी बुक्स में हमने एंट्री कर दी या जिस दिन हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया वही हम क्या ले लेते हैं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। बट अगर टैक्स रेट जिस दिन चेंज हुई, डेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स है ना, जिस डेट से टैक्स रेट चेंज हुई है, अगर उस डेट से विदिन 4 वर्किंग डेज के अगर अंदर पैसा क्रेडिट नहीं होता है तो ऐसे केस में जिस दिन डेट ऑफ क्रेडिट होगी ना, डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक विल बी टेकन एज रिसीट ऑफ पेमेंट। अब नॉर्मल अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो
9 अक्टूबर को मेरा मैंने बुक्स में एंट्री कर दी, ठीक है, कि पेमेंट मेरा वो रिसीव हो गया। 9 तारीख को मैंने एंट्री कर दी अक्टूबर को। अब मैंने चेक लगाया जाके बैंक में, और 10 तारीख को ना 10 अक्टूबर को टैक्स रेट चेंज हो गई। अब मैंने चेक लगाया बैंक में जाके, किसी कारण से वो मेरा चेक क्लियर हुआ 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को। तो 18 अक्टूबर को क्लियर हुआ और मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब हुआ? 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को। अब देखो 10 तारीख के बाद 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 दिन क्या थे? वर्किंग डे थे। तो अब टैक्स रेट किस दिन चेंज हुई? 10 तारीख। 10 तारीख के टैक्स रेट को जब चेंज हुआ उसके 4 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा क्रेडिट नहीं हुआ बैंक में। तो ऐसे केस में मेरा जो जिस दिन पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ ना, वही मेरा क्या हो जाएगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। नॉर्मल केस में क्या होता था? नॉर्मल केस में जिस दिन मैंने बुक्स में एंट्री करी, बुक्स में एंट्री कब करी थी? 9 अक्टूबर को, और क्रेडिट कब हुआ था? 18 अक्टूबर को, विच एवर इज अर्लियर। तो 9 तारीख को मैं क्या ले लेता था? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। बट यहां पे क्योंकि टैक्स रेट चेंज होने के 4 दिन के अंदर अंदर पैसा बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो जिस दिन पैसा क्रेडिट हुआ ना, वही मेरा क्या होगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो ऐसे केस में 18 अक्टूबर ही मेरा क्या होगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो ये तो अपन ने किया टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करके देख लीजिएगा, सॉल्व हो जाएंगे। बट फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।